हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू दिस सीरीज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज। दिस इज चैप्टर 3। जैसा कि आप जानते हैं, हमने दो चैप्टर्स ऑलरेडी ले लिए हैं। चैप्टर 1 बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे था। चैप्टर 2 में हमने बात की थी नंबर ऑफ फैक्टर्स को कैसे काउंट करना है। तो आज जो चैप्टर 3 में हम बात करेंगे कि उन सारे फैक्टर्स का सम कैसे लेना है। तो पहले मैं चैप्टर 2 में हमने क्या किया था उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि हमने जब फैक्टर्स के नंबर काउंट करने के लिए जो बेसिक शुरुआत की थी, वो शुरुआत की थी कि काउंटिंग की बेसिक प्रिंसिपल सीखा था। काउंटिंग की जो बेसिक प्रिंसिपल थी वो क्या थी? एक थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड द अदर वाज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है कि जब आपको काउंटिंग करना होता है तो या तो आप एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का, या प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। सवाल उठा था कि कब एडिशन का प्रयोग करेंगे और कब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा था कि काउंटिंग में जब भी चीज़ें केसेस में बात हो रही हो, ईदर दिस और दिस, मतलब आपके पास केसेस हैं, चॉइसेस हैं, तो आप उसको ऐड कर देते हैं। केसेस की कहानी में आप ऐड करते हैं, जैसे कि आपको लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पहनना है या शॉर्ट स्लीव शर्ट्स पहनना है, आपको एयर वे से जाना है या रोड वे से जाना है, आपको ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है। तो जहाँ पे आप ईदर केसेस में आ रहे हैं, जहाँ पे आप केसेस की कहानी आ रही है, वहाँ पे आपको ऐड करना होता है। और मल्टीप्लाई आपको कहाँ करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है जब आप स्टेजेस में काम करते हैं। स्टेजेस में काम, जैसे आपको शर्ट एंड ट्राउज़र पहनना है तो आप दोनों को साथ पहनना होगा। शर्ट पहनेंगे फिर उसके बाद ट्राउज़र पहनेंगे। तो उसके लिए आपके पास क्या हो रहा है? स्टेजेस हो रहे हैं। स्टेजेस में आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। जैसे आपको एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर जाना है, तो फर्स्ट प्लेस टू सेकंड प्लेस एंड सेकंड प्लेस टू थर्ड प्लेस। तो एंड जहाँ पे आपको सुनाई देता है, आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स में समझते हैं कि जहाँ पे केसेस या और शब्द का प्रयोग हो रहा है, ओ आर और का, तो आप उसमें ऐड करते हैं। और अगर स्टेजेस का प्रयोग हो रहा है या मतलब एंड वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक हमने सीखा था। उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए भी कहानी बनाई थी कि हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइज, सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करेंगे, फिर उसकी बेसिक एलिमेंट्स लिखेंगे जो उसके प्राइम नंबर से है, और उसके बाद हम डिफरेंट चॉइसेस के साथ अपने फैक्टर्स को काउंट कर लेते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वही जितने फैक्टर्स हम निकालते हैं, क्या उसका सम निकालना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको आज पहले बात करूंगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। मतलब किसी भी नंबर के एक पैटर्न होते हैं, नंबर किसी पैटर्न से चलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने अपने बचपन में जो सबसे पहला पैटर्न देखा था वो था नेचुरल नंबर्स का, काउंटिंग नंबर्स का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको पता है ये पैटर्न कैसे जा रहा है। आप आगे के नंबर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 10 के बाद 11। तो ये एक पैटर्न तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। दूसरा पैटर्न आपने देखा था इवन नंबर का, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये भी सारे पैटर्न हैं जो 2 के मल्टीपल्स हो रहे हैं, तो आप आगे के पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपने ऑड नंबर के भी पैटर्न देखे थे, 1 3 5 7 9 11 13 17 19। उसी तरीके से आपने प्राइम नंबर्स के भी पैटर्न देखे थे, 2 3 5 7 11 13 17। 17 के बाद क्या आएगा? तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा। तो आप पहचान गए कि ये पूरी सीरीज़ में प्राइम नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिवली चल रहा है। उसी तरीके से आपने परफेक्ट स्क्वायर्स भी देखे थे, 1 4 9 16। तो ऐसे करके आप बहुत सारे पैटर्न देखते हैं। फिबोनाची पैटर्न के बारे में भी आपने सुना होगा। कुछ बच्चों ने पहली बार सुन रहे हैं, कुछ बच्चों पहले से भी सुन चुके होंगे। फिबोनाची नंबर जैसे कि 1 देन 2 देन 3 देन 5। तो आप क्या कर रहे हैं? 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13। हम मैथमेटिक्स सीरीज़ में डिफरेंट पैटर्न्स की बात करेंगे। अभी आज मेरा जो ये है कि मैं आज आपसे कुछ बेसिक प्रोग्रेशंस की बात करूँगा, क्योंकि जब फैक्टर्स का सम निकालना होता है तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि ये 11th की चीज़ हैं, अभी हम क्यों पढ़ें, लेकिन अगर आप देखोगे एज ए फ़न एलिमेंट तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही आसान चीज़ है और मैं इसको बहुत आराम से हैंडल कर सकता हूँ। तो पहले मैं जो सबसे पहले शुरुआत करूँगा, जो अगर किसी पैटर्न की मैं अगर शुरुआत करूँ, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये जो नेचुरल नंबर है ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये जो इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। जैसे ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। प्राइम नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से चल रहा है उस। तो आखिर क्या ख़ास बात है? जैसे अगर आप कोई मल्टीपल भी ले लेते हो, 3 6 9 12 15, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट है। अगर आप कोई नंबर स्टार्ट करते हो और सेम नंबर ऐड करते हो, मतलब अगर मैं कहूँ
अगर मैं पैटर्न बोलूँ कि पहला नंबर 7 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 39 है, तो आप क्या ख़ास बात देख रहे हो? आप ख़ास बात देख रहे हो कि ये जो पैटर्न है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, मतलब सेम डिफरेंस ऐड होता जा रहा है। मतलब आप सेम नंबर्स, अगला जो नंबर है वो सेम नंबर 8 को ऐड करके पा रहे हो। तो अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलूँ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि पहला टर्म है ए, मान लीजिए अगर मैं कहूँ फर्स्ट टर्म ए है, क्या है फर्स्ट टर्म ए, तो दूसरा टर्म क्या होगा ए प्लस डी, विच इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड टर्म। फिर तीसरा टर्म क्या होगा ए प्लस 2d। फिर चौथा टर्म क्या होगा ए प्लस 3d। ऐसे करके आप, पांचवा टर्म क्या होगा ए प्लस 4d। ऐसे करके आप अपनी सीरीज बढ़ा सकते हैं। तो आप पहला टर्म ए बोल रहे हैं, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d। तो आप क्या देख रहे हो? कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, ये आपका ए पी हो गया। ये क्या है आपका? ये है आपका ए पी। अगर मैं इस सीरीज का रेसिप्रोकल ले लूँ तो इसे मैं कहता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी बस नॉलेज के लिए कर रहे हैं, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एज ए नॉलेज की तरह आप देखिए। इसको हम कहते हैं एपी, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आप बोलेगा कि कोई भी ऐसा सीरीज जिसमें डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट है, मतलब सेम नंबर्स ऐड होता जा रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 8, 15, 22, या आप कहिए 3, 7, 3 में 4 ऐड कीजिए 7, 7 में 4 ऐड कीजिए 11, 11 में 4 ऐड कीजिए 15। खास बात यह है कि पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d, पाँचवा टर्म ए प्लस 4d, 10वां टर्म ए प्लस 9d, 100th टर्म ए प्लस 99d, और nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको पैटर्न समझ में आ गया। ओके, अब मैं इसी टर्म का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ हर एक टर्म का, मतलब 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, 1/a प्लस 4d। तो आप ख़ास बात ये देख रहे हो कि इसका अगर मैं रेसिप्रोकल, मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल ले लिया, तो मतलब अगर मैं कहूँ कोई भी ऐसा पैटर्न जो रेसिप्रोकेट करने के बाद AP बन जाए, जैसे कि अगर मैं कहूँ 1/4, 1/7, 1/10, 1/13, 1/16, तो ये जो पैटर्न है ये डेफिनेटली AP नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ 4, 7, 10, 13, 16, तो ये क्या बन गया? ये AP बन गया। तो जब भी आपका जो कोई प्रोग्रेशन है जिसका रेसिप्रोकल AP में है, तो आप उसको कहते हो HP। क्या कहते हो उसे आप? HP, जिसको आप टर्म दे सकते हो जिसका नाम होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपने ये दो पैटर्न समझा। आज जो तीसरी पैटर्न हम बात करने वाले हैं, जो हमारा सबसे स्कोर एरिया, जिस पे आज हमें चर्चा करनी है, जिसकी वजह से हम अपना ये जो सम ऑफ फैक्टर्स है वो निकालना सीख जाएंगे, वो है जो नेक्स्ट अभी मैं बात करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2 लेट से, और 2 पे आपने पावर दिया a, फिर दूसरा नंबर है 2 टू द पावर a प्लस डी, फिर तीसरा नंबर है 2 टू द पावर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, 2 टू द पावर a प्लस 4d। तो मतलब जो ख़ास बात है वो क्या है कि आप देख रहे हो कि बेस जो, अगर ये एक्सपोनेंट मैंने दे दिया है तो बेस क्या है? 2 है। बेस क्या है? 2 है। लेकिन इसके जो पावर्स हैं वो आप देखिए, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसको आप पहचानते हो। तो पावर्स आर इन AP, बेस कांस्टेंट है, पावर आई। तो मैं इसको थोड़ा और जनरलाइज करूँ तो इसको कह सकता हूँ k इंटू के टू द पावर a प्लस डी, k इंटू ए टू द पावर 2a प्लस 2d, k इंटू ए टू द पावर प्लस 3d। जब हम कोई ऐसा सीरीज रखते हैं जिसके बेस, जिस बेस के पावर में AP दिखता है, तो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं हम? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये क्या है? k टू द पावर a सिस्टम, k टू द पावर a। पहला टर्म क्या है आपका? k टू द पावर a। दूसरा टर्म क्या है? k टू द पावर a प्लस डी। तीसरा टर्म है k टू द पावर a प्लस 2d, और चौथा टर्म है k टू द पावर, पहले इन चार टर्म्स को देखिए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, k टू द पावर a
इंटू के टू द पावर ए इंटू के टू द पावर डी, राइट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसको लिखिए तो के टू द पावर ए इंटू के टू द पावर डी इंटू के टू द पावर डी। फिर उसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, के टू द पावर ए इंटू के टू द पावर डी इंटू के टू द पावर डी इंटू के टू द पावर डी। आप क्या गौर से देख रहे हो, आप देख रहे हो पहला टर्म के टू द पावर ए था, दूसरा टर्म में मैंने के टू द पावर डी मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरे टर्म में मैंने क्या किया, फिर से के टू द पावर डी मल्टीप्लाई कर दिया, चौथे टर्म मैंने क्या किया, फिर से के टू द पावर डी मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं अब इसको और सिंपल भाषा में जो नॉर्मली लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको जानबूझ के ये दिखा रहा था क्योंकि आप एपी से रिलेट कर सकें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच क्या रिश्ता है। तो अब मैं इसको और फर्दर जनरलाइज करके ये लिख सकता हूँ कि जब भी आपको पहला टर्म ए दिखे, दूसरा टर्म ए आर दिखे, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर दिखे, चौथा टर्म ए आर क्यूब दिखे, पांचवा टर्म ए आर टू द पावर 4 दिखे, तो ये सारे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उसका रेशो सेम है। मतलब आप क्या देख रहे हो, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप डिफरेंस ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आप रेशो मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे समझना है वो हम समझते हैं। देखिए, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेट्स से 2 4 8 16 32, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर आप इसको गौर से देखिएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सम निकालना है। s इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5। ठीक है, मुझे इसका सम निकालना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये पता है कि इसका कॉमन रेशो क्या है, s 2 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 इंटू एस, तो 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख दिया। 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा। 2 टू द पावर क्यूब क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, और 2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा रीएडजस्ट कर दिया। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखोगे कि ये कॉमन है, और मैंने इधर 2 टू द पावर 1 रख दिया और उधर 2 टू द पावर 6 रख दिया। तो अगर मैं 2s माइनस एस कर दूँ, 2s माइनस एस, 2s माइनस एस देखो कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा 2 टू द पावर 6 माइनस 1। तो s क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, विच मेक्स इट योर आंसर। ओके, ये बहुत ही आसान सा एग्जांपल लिया था। एक और जनरल फॉर्म ले लेते हैं ताकि जनरल फॉर्म में आप इसको सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं कहूँ कि पहला टर्म है आपका b, दूसरा टर्म है बी आर, तीसरा टर्म है बी आर स्क्वायर, चौथा टर्म है बी आर क्यूब, पांचवा टर्म है बी आर टू द पावर 4, छठा टर्म है बी आर टू द पावर 6। आप देखिए, छठा टर्म है बी आर टू द पावर 5। तो आप देखिए क्या हो रहा है, पहला टर्म क्या है b, दूसरा टर्म है बी आर टू द पावर 1, तीसरा टर्म है बी आर टू द पावर 2, चौथा टर्म है बी आर टू द पावर 3, पांचवा टर्म है बी आर टू द पावर 4। तो बताइए 10वां टर्म क्या होगा, बी आर टू द पावर 9, और nth टर्म क्या होगा, बी आर टू द पावर n-1। ये बात आप लोग सब अग्री करते हो कि अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म b है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, बी आर, वेयर r इज द कॉमन रेशो। थर्ड टर्म क्या होगा, बी आर स्क्वायर, चौथा टर्म क्या होगा, बी आर क्यूब, पांचवा टर्म क्या होगा, बी आर टू द पावर 4, छठा टर्म क्या होगा, बी आर टू द पावर 5, और 10वां टर्म क्या होगा, बी आर टू द पावर 9, 100वां टर्म क्या होगा, बी आर टू द पावर 99, और nth टर्म क्या होगा, बी आर टू द पावर n-1। अब मुझे इसका सम निकालना है। ब्लैक ले लेता हूँ और मान लीजिए मैं लिखता हूँ s इज इक्वल टू बी प्लस बी आर प्लस बी आर स्क्वायर प्लस बी आर क्यूब प्लस, कहाँ तक जाएगा, nth टर्म तक, बी आर टू द पावर n-1। यहाँ तक आप देख रहे हो। अब आपको पता है कॉमन रेशो क्या है इसका, r, तो मैं s के साथ r को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r इंटू एस कर दिया। क्या कर दिया, r इंटू एस, तो b क्या बन गया, बी आर। मैंने एक साइड एडजस्ट करके लिख दिया,
बी आर क्या बन जाएगा, बी आर स्क्वायर, बी आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी आर क्यूब। ऐसे चलती रहेगी कहानी। ये जो टर्म है वो बन जाएगा बी आर टू द पावर एन माइनस वन, और जो लास्ट टर्म है इसमें अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, बी आर टू द पावर एन। ठीक है, आप देख रहे हो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये कहानी बी आर से स्टार्ट हो रहा है। आप गौर से अगर देखोगे तो आप कह सकते हो ये दोनों सेम हो गई है, राइट, ये दोनों कहानी सेम हो गई है। तो मैं ये कह सकता हूँ आर एस माइनस एस, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन इज, आप क्या कह रहे हो, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1, तो मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसमें से क्या हो रहा है, आर एस माइनस एस हो रहा है। तो अब क्या हो गया, अब देखिए बी आर से बी आर कट गया, बी आर स्क्वायर से कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये अकेला रह गया बी आर टू द पावर एन माइनस, और ये अकेला रह गया बी। तो मैं कह सकता हूँ एस कॉमन लिया, आर माइनस वन इज इक्वल टू बी कॉमन आर टू द पावर एन माइनस वन। तो एस क्या हो गया, बी आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो आपसे कोई पूछता है कि बताओ बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों अगर आपके पास कोई जीपी है, अगर आपके पास कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म बी है और आपको, और उसका कॉमन रेशो आर है, तो उसका सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, फर्स्ट टर्म, क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन अपॉन कॉमन रेशो माइनस वन, राइट, this is the formula. So someone asks you sum of first n terms of GP, where first term is B and common ratio is n. Therefore, sum of GP Sn, sum of first n terms is going to be first number r to the power n minus 1 upon r minus 1. और अगर आपसे पूछे कि भैया ये बताओ कि GP आप कैसे पहचानोगे, तो आप बोलोगे, आप देखोगे कोई भी पैटर्न है, अगर मान लो A B C D E ऐसे करके कोई पैटर्न दिया हुआ है, तो A B अपॉन A will be equal to C upon B would be equal to D upon C। मतलब क्या हुआ, कॉमन रेशो कांस्टेंट है। जिस तरीके से AP में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसी तरीके से GP में कॉमन रेशो सेम होता है। अब आप सोच रहे होगे कि हाउ दिस होल थिंग इज गोइंग टू हेल्प मी इन फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपके पास लेट से जो नंबर है वो है 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। लेट से ये आपका नंबर है, आपको इसका टोटल नंबर फैक्टर्स निकालना आता है। आप इसके टोटल नंबर फैक्टर्स के लिए क्या बोलते हो, 2 टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q इंटू 5 टू द पावर r। आप बोलते हो p कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 0 1 2 3, q could be anything from 0 1 2 3 4 and r could be anything from 0 1 2। so what exactly you want to say is that कि आप 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 plus 2 to the power 3 into 3 to the power 0 3 to the power 1 3 to the power 2 3 to the power 3 3 to the power 4 into 5 to the power 0 5 to the power 1 plus 5 to the power 2। आप exactly यही चीज़ करते हो। मतलब क्या कर रहे हो, आप इसमें से कोई भी एक पिक कर लेते हो, इसमें से आप कोई भी एक पिक कर लेते हो, इसमें से आप कोई भी एक पिक कर लेते हो, और आप बोलते हो दिस इज गोइंग टू बी द टर्म, राइट। जैसे मैंने कहा 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3 इंटू
5 to the power 2, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, राइट। तो आपने यहाँ से 2 ये पिक किया, आपने यहाँ से ये पिक किया, आपने यहाँ से ये पिक किया, राइट। तो बेसिकली आप टोटल फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो इसी कॉम्बिनेशन से निकलेगा, राइट। इसी कॉम्बिनेशन से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कॉम्बिनेशन तो यही होगा। तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी आप बनाओगे इसी कॉम्बिनेशन से बनाओगे। देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें है 4 टर्म्स, इसमें है 5 टर्म और इसमें है 3 टर्म। 4 इंटू 5 इंटू 60 फैक्टर्स होते हैं। 60 फैक्टर्स इसके होते हैं। ये 60 फैक्टर्स, ये पूरा जो प्रोडक्ट है 60 फैक्टर्स दे देगा, जो कि सम की तरह देगा, सब एज ए सम दे देगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ तो मैं बड़े आराम से पूरे फैक्टर्स का सम निकाल दूंगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज 2, तो डेफिनेटली यू नो दिस इज अ जीपी। कितने टर्म्स है इसके टोटल टर्म्स हैं 4। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है क्योंकि 2 to the power 0 इज 1। रेशो क्या है, रेशो 2 है। तो आप बताइए इसका सम क्या होगा। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशो इज 2, हाउ मेनी टर्म्स 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो क्या हो गया 15। तो मैं कह सकता हूँ दिस ब्रैकेट विल मीन 15। इसका सम क्या होगा 15। आप देख सकते हो 8 + 4 + 2 + 1। ओके, सिमिलरली आपसे पूछा गया 3 to the power 0 + 3 to the power 1 + 3 to the power 2 + 3 to the power 3 + 3 to the power 4। आप कह सकते हो पहला टर्म क्या है 1, रेशो क्या है 3 और n क्या है 5। टोटल टर्म्स कितने हैं 5। तो आप कह सकते हो 1 × 3 to the power 5 - 1 अपॉन 3 - 1। 3 to the power 5 क्या होता है 243, 243 - 1 अपॉन 2 दैट मेक्स इट 242/2 दैट इज 121। आप देख सकते हो 81 + 27 इज 108, 108 + 9 इज 117, 117 + 3 इज 120। सो दिस इज गोइंग टू बी 121। एंड सेम वे जो थर्ड पार्ट है वो है b = 1, r = 5 एंड n = 3। तो क्या हो गया 1 × 5³ - 1 upon 5 - 1, which makes it 125 - 1/4, that makes it 124/4, that is 31। आप देख सकते हो 25 + 5 + 1 31। So the sum of the factors is going to be the sum of the factors is going to be 15 into 121 into 31। Now you can do this multiplication, right? अगर आप लोगों को दिक्कत है इस मल्टीप्लिकेशन में तो आप देख सकते हैं, जल्दी से आप कर सकते हैं। 15 × 120 + 1 × 31 क्या हो गया 15 × 20 180, 1800 + 15 राइट इंटू 31। आप ऐसे करके 1815 × 30 + 1 कर सकते हो। 1815 हो गया 54 45 + 18 15। नाउ यू कैन ऐड। So 50 + 15 is 65 and 4 + 8 is 12, 5 + 1 is 6. So you can say the answer is 56265। Okay, this is how we can handle these type of problems। तो आइए जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है फॉर द नंबर्स 2450। आपने ऑलरेडी नंबर निकाल रखा है, इसका जल्दी से वो निकाल के देखते हैं। 2450 आपको याद होगा हमने इसको किया था 7² was 49, 49 49 5 5 this was the factorization, right? 25 पर हाँ 2 to the power 1 into 5² into 7²। So if I ask you, you have already found the total number of factors, which was going to be 3 into 3 into 2, that was 18। Now we have to find the sum of factors। So what we are going to do, 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 into 5 to the power 0 plus 5 to the power 1 plus 5 to the power 2 into 7 to the power 0 plus 7 to the power 1 plus 7 to the power 2। I hope you can handle it, right? Next question, again now you have to find some even factors। तो आप गौर से देखो अब क्या कहानी है। अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो आपको याद है अभी मैंने किया है, आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है वो क्या है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ये है, this is the combination of the factor, right? This is your prime factorization। Now what do you want? You want even factors। So what exactly you don't want? You don't want 2 to the power 0।
You don't want 2 to the power 0, so you will just readjust it like 2 to the power 1 into 5 to the power 0 plus 5 to the 1 plus 5 square into 7 to the power 0 plus 7 to the power 1 plus 7 square. So this is how you are going to find the sum of the factors of this number, even factors. Similarly, odd factors, what you are going to do, 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 into 5 to the power 0 plus 5 to the power 1 plus 5 to the power 2 into 7 to the power 0 plus 7 to the power 1 plus 7 to the power 2. Now which one is going to be rejected? This is going to be rejected, so you can say 2 to the power 0 into 5 to the power 0 plus 5 to the power 1 into 5 square into 7 to the power 0 plus 7 to the power 1 into 7 square. Similarly, sum and number of factors divisible by 5, so you can go ahead with 2 to the power 0 into 2 to the power 1. Divisible by 5, so you will remove 5 to the power 0, so you will go with this, and then 7 to the power 0 plus 7 to the power 1 plus 7 to the power 2, right? I hope you will be able to solve. I hope you all are understanding. If you are missing out, then you have to go back, re-listen to it, what exactly I said. Factor which are divisible by 35. 35 again, no compulsion on 2. 35 means 5 to the power 0 goes off, 5 square is accepted, 7 to the power 0 goes off, and these two are accepted. This is going to be the answer. 245 means 7 square into 5. So what goes? 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 is unaffected. 5 to the power 0 is gone. 5 to the power 1 and 5 square is accepted. 7 to the power 0 and 7 to the power 1 is gone. So this is your answer. Okay, बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं. 7200, you already know how to factorize it. You know 2 cube into 900, which makes it 2 cube into 3 square into 10 square, which makes it 2 cube into 3 square into 2 square into 5 square, which makes it 2 to the power 5 into 3 square into 5 square. Now this is the number, and you have to find a factor, so you are going to say 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 up to 2 to the power 5. You know how to handle it. 3 to the power 0 plus 3 to the power 1 plus 3 square into 5 to the power 0 plus 5 to the power 1 plus 5 to the power 2. Now you know how to handle it, right? I hope you are understanding it. Now I'll just pick this thing so that I don't have to write every time same thing. I'll just copy it. So I'll just go to the next page. Now you have to find the even factors. So what you are going to remove? You are going to remove this guy. Now the question remains unaffected, and then you can find the answer. Next question. The sum of number of odd factors, which means you are going to get rid of everything which belongs to 2. You will just leave 2 to the power 0, and that is how you are going to answer it. I hope you are getting it right. The sum and number of factors divisible by 25. Now you want 25. So you don't want 5 to the power 0, you don't want 5 to the power 1. What you need is 5 square. So you are going to get rid of 5 to the power 0 and 5 to the power 1. Rest will remain as it is, and then you are going to multiply it. 40 means you need minimum 2 cube into 5. You need 2 cube into 5. So what you going to get rid of? You are going to get rid of 2 to the power 0, to the power 1 and 2 to the power 2. So your story will begin with 2 cube plus 2 4 plus 2 5. 3 remains unaffected. Now you will also get rid of 5 to the power 0. You only need 5 to the power 1 or 5 to the power 2. So you are going to find the answer. The sum and number of factors divisible by 150. So 150 means 5 square into 2 into 3, right? This means 150. So what you are going to get rid of? You are going to get rid of 2 to the power 0. What you are going to get rid of? 3 to the power 0. You are going to get rid of 5 to the power 0 and 5 to the power 1. This remains the answer. You just have to multiply. This geometric progression starts with 2 to the power 1. This starts with 3 to the power. You don't need geometric progression to find the answer. You don't need geometric progression. And this also can be calculated on hand, but still the number can be anytime bigger than you imagine. So you need to know what exactly is geometric progression. $13, 7200, again the same number, and the factors is 5 square into 3 to the power 1, that is 75. So what you're going to get rid of? 2 remains unaffected because
it's they don't want to qualify whether it's even or they don't want to talk about it. What they want to need is minimum 1 3 and 2 5. So what they are going to get rid is 1 3 3 to the power 0, and then they are going to get rid of 3 to the power 0, and then you can find the answer. Bingo. And then the last story, you have 24, so you can say 2 cube into 3 to the power 1, that makes it 24. So what you don't need 2 to the power 0, you don't need 2 to the power 1, you don't need 2 to the power 2, you need 2 to the power 3. You start your story with 2 to the power 3. You don't need 3 to the power 0, you start a story with 3 to the power 1. So what you're going to change the answer, you're going to get rid of this. Your 2's story will start with 2 cube plus 2 to the power 4, and your 3 story starts with 3 to the power 1 plus 3 to the power 2. 5 remains unaffected. So we finished this story that how we are going to find the sum of factors. You will be finding your assignment in the description box. Though the assignment of I was supposed to finish this part in chapter 2 only, but we didn't get the time. I hope you understood what exactly we talked. We talked about some very important, fantastic sequence which you are going to study in your higher classes. Don't forget that what we talked about the arithmetic progression, what we talked about harmonic progression, and how we developed the story with geometric progression. So the whole story started with arithmetic progression. We find the reciprocal, it became harmonic progression. We took the power as arithmetic. We took a constant, and we put the power as the arithmetic progression, that became the geometric progression. We generalized further. We said first term into the ratio, then first term into the ratio square, then first term into the ratio cube. So nth term was br to the power n minus 1. So that was geometric progression. And then we find the sum of the geometric progression by shifting a little one side place so that we can get rid of all the middle terms. What we get is the first and the last term. So we can say the sum of first n terms of a GP is b into r to the power n minus 1 upon r minus 1, where b is the first term of the GP, r is the ratio of the geometric progression, and n is the number of terms. This is what we did, and we did how to calculate this. Okay, in the next class we'll be talking about logarithm. In chapter 4 is about logarithm. We need to understand what exactly is logarithm. Many people find very difficult to understand logarithm. So the next topic for quantitative aptitude series is going to be logarithm. So if you want to get master in logarithm, try to brush your exponent. I'm telling you, brush up your exponent, you will be finding easy to handle logarithm. Okay students, so the assignment you will find in the description box below. I hope you all are having good time. I hope you all are enjoying this quantitative aptitude series. Thank you, all the best.